भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें किताबों ने जगह नहीं दी, लेकिन जिनकी सोच आज भी हवा में जिंदा है। वे लोग जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात की, जिनके लिए वतन किसी मजहब का नहीं बल्कि हर दिल का नाम था। ऐसा ही एक नाम था अल्लाह बख्श सुमरो, सिंध का वो नेता जिसने कहा था, मैं पहले भारतीय हूँ फिर मुसलमान। साल 1900 ब्रिटिश राज के साए में शिकारपुर की मिट्टी में एक बच्चा जन्मा जो आगे चलकर साम्राज्य और सियासत दोनों से टकराने वाला था। ब्रिटिश सरकार उस समय हिंदू मुस्लिम फूट को अपना हथियार बना रही थी, लेकिन सुमरो ने उसी सिंध में एक नई राजनीति की बुनियाद रखी, जहां धर्म नहीं इंसाफ और बराबरी केंद्र में थी। वो नेता जिसने पाकिस्तान के विचार को ठुकराकर भारत की एकता को अपनाया, वो इंसान जिसने अपने आदर्शों के लिए अपनी जान दी। यह कहानी है उस आवाज की जो आज भी कहती है, राष्ट्र दिलों से बनता है दीवारों से नहीं। और दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ऐसे सच्चे हीरो को दुनिया दोबारा जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हिस्टोरिक सागा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, जिया जाता है। साल 1900 ब्रिटिश शासन का दौर। सिंध के शिकारपुर जिले में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अल्लाह बख्श मोहम्मद उमर सुमरो। सुमरो परिवार उस समय के सम्मानित मुस्लिम जमींदारों में से था, लेकिन यह बच्चा जल्द ही अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे सिंध का चेहरा बनने वाला था। उस दौर में सिंध की सामाजिक बनावट दिलचस्प थी। शिकारपुर व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध इलाका था। यहाँ हिंदू व्यापारी, मुस्लिम किसान और सिख दस्तकार एक साथ रहते थे। यही वातावरण एकता की भावना का स्रोत बना और इसी ने अल्लाह बख्श के भीतर धार्मिक सहिष्णुता की सोच को गहराई दी। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने स्थानीय स्कूल में ही ली। कहा जाता है कि बचपन से ही उनका झुकाव समाज सेवा की ओर था। वे पढ़ाई में तेज थे और हर बहस में निष्पक्षता की बात करते थे। उनके गुरु याद करते हैं, अल्लाह बख्श सवाल पूछते समय कभी डरते नहीं थे। वो हर बात की जड़ तक जाना चाहते थे। युवा होने तक ब्रिटिश शासन की असमान नीतियों ने उन्हें बेचैन कर दिया था। रेल, कर व्यवस्था और जमींदारी कानूनों में भेदभाव साफ दिखता था। गरीब किसान और मजदूर ब्रिटिश अफसरों और स्थानीय अमीरों दोनों के दोहरे शोषण से त्रस्त थे। अल्लाह बख्श ने देखा कि असली समस्या धर्म नहीं बल्कि अन्याय है। यही अनुभव उन्हें राजनीति की ओर ले आया। 20वें दशक के उत्तरार्ध में वे स्थानीय बोर्ड और नगर परिषद के चुनावों में उतरे। उनकी ईमानदारी और मेहनत ने जनता का ध्यान खींचा। उन्होंने नगर की सफाई, पानी की सप्लाई और शिक्षा के लिए योजनाएं शुरू की। उस समय के लिए यह साहसी पहल थी। उनकी पहचान एक व्यवहारिक नेता की बनी। 1934 में जब सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, तो राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने सिंध विधानसभा का गठन किया। यहाँ कई छोटे दल उभरे, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट, हिंदू महासभा और स्थानीय सिंधी नेताओं के स्वतंत्र गुट। इसी समय अल्लाह बख्श सुमरो ने सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध इत्तेहाद पार्टी की नींव रखी। इस पार्टी का उद्देश्य स्पष्ट था, सिंध के लोगों को धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठाकर एक मंच पर लाना। उनका नारा था, यूनिटी इज आवर स्ट्रेंथ। पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा था कि सिंध की राजनीति का आधार धार्मिक पहचान नहीं, सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधार होगा। 1937 के चुनाव में जो भारत के पहले प्रांतीय चुनाव थे, सिंध इत्तेहाद पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अल्लाह बख्श सुमरो खुद शिकारपुर से विजयी हुए और विधानसभा में उनकी छवि एक सुलझे ईमानदार वक्ता के रूप में बनी। उनके भाषणों में आंकड़े, तर्क और व्यवहारिक उदाहरण होते थे। वे लोगों को भावनाओं से नहीं, तथ्यों से प्रभावित करते थे। साल 1938 में वे सिंध प्रांत के प्रीमियर अर्थात चीफ मिनिस्टर बने। यह वह समय था जब ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक राजनीति अपने चरम पर थी, पर सुमरो ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले मंत्रियों की सैलरी घटाई ताकि सरकारी खर्च जनता के काम आए। उन्होंने कृषि सुधार लागू किए, सरकारी स्कूलों के लिए नया बजट पास कराया और सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाई। उन्होंने सिंध के नहर तंत्र की मरम्मत का आदेश दिया ताकि किसानों को पानी मिले, माल गुजारी कर में राहत दी, छोटे किसानों के कर्ज माफ किए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। इतिहासकार सरदार अली शाह लिखते हैं, उनके शासन में सिंध ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता जनता की हो सकती है। उनकी सरकार धर्मनिरपेक्ष थी। उनकी कैबिनेट में हिंदू मंत्री भी शामिल थे। जगन्नाथ दास भाद्रानी और हरिभाई पटेल जैसे लोग प्रमुख पदों पर थे। यह उस समय के लिए असाधारण था जब राजनीति धर्म के नाम पर विभाजित हो रही थी। सुमरो के भाषणों में अक्सर एक बात दोहराई जाती थी, धर्म आत्मा की चीज है, शासन जनता की सेवा का जरिया। उनके नेतृत्व में सिंध में कई सामाजिक सुधार भी हुए।
बाल विवाह पर अंकुश, महिला शिक्षा पर बल और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, यह सब उनके समय में हुआ। वे खुले विचारों के व्यक्ति थे और कहते थे, अगर समाज में आधी आबादी को शिक्षा नहीं मिलेगी तो आधा समाज हमेशा अंधेरे में रहेगा। पर हर सुधार की एक कीमत होती है। ब्रिटिश सरकार को उनका तेवर पसंद नहीं आया। वो खुलेआम विधानसभा में कहते थे, सिंध के संसाधन सिंध के लोगों के लिए हैं, किसी औपनिवेशिक सरकार के लिए नहीं। यह बयान ब्रिटिश हुकूमत के कानों में चुभ गया। उधर मुस्लिम लीग के नेताओं को यह डर सताने लगा कि सुमरों की धर्मनिरपेक्ष सोच उनके मुस्लिम राष्ट्र के एजेंडे को नुकसान पहुंचा सकती है। जिन्ना ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि कुछ मुस्लिम नेता अंग्रेजों के बहकावे में हैं और उस वक्त सब समझ रहे थे कि यह इशारा सुमरों की ओर है। लेकिन अल्लाह बख्श ने किसी का जवाब न देकर सिर्फ अपना काम जारी रखा। उन्होंने एक सभा में कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर किसी की बात देश को बांटती है तो मैं उसके साथ नहीं। उनकी यह बात इतिहास में दर्ज है। अखबार सिंध ऑब्जर्वर ने लिखा, प्रीमियर अल्लाह बख्श stands as the only Muslim leader who rejects both imperial control and religious division। यह बयान अंग्रेजी अखबारों से होते हुए दिल्ली, लाहौर, मुंबई तक पहुंचा। लोगों ने पहली बार देखा कि एक मुस्लिम नेता हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी खुली वकालत कर सकता है। उसी दौरान उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा। हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके विचार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के करीब थे। उन्होंने गांधी जी की एकता और अहिंसा की नीति की सराहना की, पर कहा, हमें अहिंसा के साथ आर्थिक सुधार भी चाहिए, तभी असली आजादी मिलेगी। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना परामर्श के युद्ध में झोंक दिया। कई भारतीय नेताओं की तरह सुमरों ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नर को पत्र लिखा, आपने भारत के लोगों से पूछे बिना हमें युद्ध में डाला, यह नैतिक रूप से गलत है। इस पत्र के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अनरिलायबल प्रीमियर की श्रेणी में डाल दिया। इतिहासकार खदीम हुसैन सुमरो, जो उनके परिवार से आते थे, लिखते हैं, वो सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के गुलाम नहीं बने। उन्होंने हुकूमत की परंपरा तोड़ी और जनता की जुबान से बोला। उनकी राजनीतिक यात्रा ईमानदारी की मिसाल थी। कई बार उन्हें धन और पद का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनके निजी जीवन में कोई ऐश्वर्य नहीं था। वे वही कपड़े पहनते, जनता से सीधा मिलते और अक्सर गाँव में पैदल निकल जाते। उनके विरोधी भी उनकी सादगी का सम्मान करते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी ने रिपोर्ट में लिखा, प्रीमियर अल्लाह बख्श इज अ मैन ऑफ रेयर इंटेग्रिटी, हिज सिंप्लिसिटी मेक्स हिम डेंजरसली इन्फ्लुएंशियल। पर यही सादगी और लोकप्रियता आने वाले वर्षों में उनके लिए खतरा बनने वाली थी, क्योंकि अब वह केवल सिंध के नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों के बीच एक अलग आवाज बन चुके थे। एक ऐसी आवाज जो कहती थी कि मुसलमान की पहचान भारत से अलग नहीं, बल्कि भारत के भीतर ही है। उनका यह विश्वास आने वाले सालों में राजनीतिक तूफान की जड़ बना, लेकिन उस तूफान से पहले देश को उनकी सच्ची छवि देखने का मौका मिला। एक ऐसा नेता जो सत्ता को सेवा मानता था और जो कहता था, अगर राजनीति का मतलब एकता नहीं तो वो राजनीति नहीं। अल्लाह बख्श सुमरों का यह दौर इतिहास में इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने उस समय इंसानियत की बात की जब लोग धर्म की तलवारें निकाल रहे थे। उनकी आवाज में नारा नहीं था, विवेक था। उनका अंदाज उत्तेजना नहीं, तर्क था। उनके जीवन का यह पहला चरण हमें बताता है कि असली देशभक्ति केवल झंडा लहराने में नहीं, बल्कि उस मिट्टी से न्याय करने में है जहाँ से झंडा उठा है। सुमरों ने अपने कर्मों से दिखाया कि सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो अपने लोगों को एक साथ रख सके, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उनकी यह यात्रा अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां वो न केवल ब्रिटिश हुकूमत से बल्कि इतिहास के सबसे कठिन सवाल, क्या धर्म और राष्ट्र एक हो सकते हैं, से टकराने वाले थे। लेकिन सुमरों के लिए यह पहली बार न था। उनका जीवन पहले से ही सत्ता के विरुद्ध सत्य की लड़ाई था। वो कहते थे, ब्रिटिश हमारे बीच रहकर हमारे दिल अलग कर रहे हैं। उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा सिंध की एकता रही। इसी समय सामने आई जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी, वो विचार कि भारत में मुसलमान और हिंदू 2 अलग राष्ट्र हैं। लाहौर सेशन मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने आधिकारिक रूप से अलग मुस्लिम देश की मांग रख दी, लेकिन दिल्ली से कुछ 100 किलोमीटर दूर शिकारपुर का एक नेता इससे पूरी तरह असहमत था। अल्लाह बख्श सुमरों ने कहा, धर्म राष्ट्र की परिभाषा नहीं हो सकता। राष्ट्र उन लोगों का है जो एक भूमि पर साथ रहते हैं। उनके लिए इस्लाम और भारत के बीच कोई टकराव न था। उन्होंने कहा कि इस्लाम ने कभी अलगाव नहीं सिखाया। कुरान का संदेश बराबरी और इंसाफ का है। उनका यह संदेश सिंध के हर गांव तक पहुंच रहा था। मुस्लिम लीग के नेता नाराज थे क्योंकि यह विचार उनके सपने की दीवार में दरार था। फिर भी सुमरों ने चुप रहना मंजूर न किया। उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो भारतीय राजनीति में एक मील का पत्थर बन गया।
ऑल इंडिया आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन अप्रैल 1940 में दिल्ली में हुआ और इसका उद्देश्य था दुनिया को दिखाना कि भारत के सभी मुसलमान पाकिस्तान के समर्थक नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 1400 प्रतिनिधि शामिल हुए। देवबंदी उलेमा, जमियते उलेमा ए हिंद, खिलाफत आंदोलन के वरिष्ठ नेता और कई स्वतंत्र मुस्लिम दल। अल्लाह बख्श सुमरो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। उनके उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं, लेकिन पहले हम इस धरती के नागरिक हैं। हमें भारत की आजादी चाहिए, लेकिन भारत के बंटवारे की नहीं। उनकी आवाज भीड़ में गूंज उठी, सभा में तालियां थमी नहीं। दिल्ली के अखबारों ने अगले दिन लिखा, मुस्लिम्स स्पीक्स फॉर यूनाइटेड इंडिया। यह वह पहला मंच था जहां मुस्लिम लीग की विचारधारा को खुलेआम चुनौती दी गई। इतिहासकार सारा अंसारी लिखती हैं, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यह साबित किया कि भारत के मुसलमान में एक राय न था। अल्लाह बख्श सुमरो उन नेताओं में से थे जो धर्म से ज्यादा वतन को महत्व दे रहे थे, लेकिन इस कदम के राजनीतिक परिणाम गंभीर थे। मुस्लिम लीग ने अपने समर्थक अखबारों से उनके खिलाफ अभियान शुरू किया। डेली डॉन में लेख छपे, अल्लाह बख्श बिट्रेज द मुस्लिम कॉज। उन्हें गद्दार, भारत परस्त और हिंदू स्टूज कहा गया। लेकिन सुमरो ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, अगर एकता की बात करना गद्दारी है तो मैं गद्दार कहलाना पसंद करूंगा। उनके भाषणों का केंद्र हमेशा यही था, आम आदमी का जीवन कैसे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कभी धर्म की राजनीति नहीं की। वो कहते थे, राजनीति का मकसद रोटी और इंसाफ देना है, धर्म बदलवाना नहीं। ब्रिटिश सरकार को अब उनसे दोहरा खतरा महसूस होने लगा था। एक तरफ वो अंग्रेजों की आलोचना कर रहे थे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की लोकप्रियता कम कर रहे थे। उनके खिलाफ गुप्त रिपोर्ट लंदन भेजी गई। कर्नल क्लार्क की रिपोर्ट में लिखा था, ही इज अ मुस्लिम प्रीमियर डेंजरस टू बोथ द एम्पायर एंड द लीग। 1941 में सुमरो फिर से सिंध के प्रीमियर बने, लेकिन अब राजनीतिक दबाव कई गुना ज्यादा था। ब्रिटिश गवर्नर सर हॉबर्ट ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो जिन्ना के साथ तालमेल बैठाएं, पर सुमरो ने कहा, मैं अपने विचारों की कीमत पर किसी के साथ नहीं चल सकता। और फिर आया 1942, भारत के इतिहास का मोड़। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा, भारत छोड़ो। देश भर में आंदोलन फैल गया, हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। ब्रिटिश सरकार ने सख्ती की। सुमरो ने इस दमन नीति की खुलेआम आलोचना की। उन्होंने विधानसभा में कहा, जब लोग अपनी मांग रहे हैं तो उन्हें कैद करना नीति नहीं, अन्याय है। उनके बयान के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनसे उनके सम्मान वापस ले लिए, खान बहादुर और OBE जैसे खिताब, पर उन्होंने खुद पहले ही लौटाने की घोषणा कर दी थी। उन्होंने कहा, मैं उन इनाम को कैसे रख सकता हूँ जो मेरे लोगों की जंजीरों से लिपटे हैं। यह कदम उस समय के लिए बहुत बड़ा था। कई नेता चुप रहे, कई ने समझाया कि यह राजनीतिक आत्महत्या है, पर सुमरो ने जवाब दिया, जो राजनीति न्याय के खिलाफ वो जिंदा रहकर भी मरी हुई है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं की मदद की। खादी पहनने वाले उनके घर आते, वो उन्हें कानूनी सलाह देते और कईयों को गुप्त रूप से शरण भी दी। उनके नजदीकी दोस्त हसन अली कहते थे, सुमरो साहब के घर के दरवाजे कभी बंद न होते थे, चाहे कांग्रेस का आदमी हो या किसान का लड़का। उनकी सादगी और साहस अब किंवदंती बन चुके थे। लोग कहते थे, वो प्रीमियर नहीं, इंसाफ की आवाज है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्टों में लिखा गया, हिज पॉपुलैरिटी इज राइजिंग डेंजरसली, ही कुड यूनाइट द मुस्लिम ऑफ सिंध अंडर अ सेक्युलर बैनर। यानी अब वो एक ऐसे नेता बन गए थे जो दोनों तरफ के लिए खतरा था। ब्रिटिश के लिए क्योंकि वो उनकी नीति को चुनौती दे रहे थे, और मुस्लिम लीग के लिए क्योंकि वो उनके विचार को कमजोर कर रहे थे। फिर भी वे अपने रास्ते से न हटे। उनकी ईमानदारी अब कई लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। सिंध की राजनीति में कई ताकतवर लोग थोड़ा थोड़ा मिलकर उनके विरोध में जुड़ने लगे, क्योंकि जो नेता लोगों को एक करता है वो उनके लाभ के लिए सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। 1943 तक पहुंचते पहुंचते उनके खिलाफ राजनीतिक साजिशें गहरी हो चुकी थी। उनकी लोकप्रियता ब्रिटिश रिपोर्टों में टू इन्फ्लुएंशियल टू कंट्रोल लिखी गई। गवर्नर ने लंदन भेजी रिपोर्ट में चेतावनी दी, अनलेस चेक्ड, अल्लाह बख्श विल टर्न सिंध इनटू अ सेंटर ऑफ एंटी लीग मुस्लिम नेशनलिज्म। और इतिहास ने दिखाया कि ऐसे नेता अक्सर लंबा नहीं जीते, क्योंकि जो सत्ता की सुविधा से ऊपर सच की बात करता है उसके लिए सत्ता हमेशा खतरा बन जाती है। यह कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, जहां अल्लाह बख्श सुमरो के शब्दों की कीमत उनकी जिंदगी से चुकाई गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया था कि भारत के हर कोने में एक ऐसी आवाज थी जो एकता में यकीन रखती थी। 14 मई 1943 की सुबह शिकारपुर में सूरज आम दिनों की तरह चमक रहा था। सुमरो साहब हमेशा की तरह अपने इलाके के लोगों से मिलने निकल पड़े। साथ में सिर्फ एक तांगा था और ड्राइवर।
रास्ता ज्यादा लंबा न था, सिर्फ कुछ मील दूर एक मुलाकात के लिए, लेकिन कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे दो आदमी खड़े थे। तांगा पास पहुंचा और कुछ ही सेकंड में गोलियां चल गई। दो गोलियां सीधे उनके सीने में घुस गईं। ड्राइवर चिल्लाया, लोग दौड़े, पर जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शिकारपुर सन्न हो गया। लोग अपने घर से निकलकर सड़कों पर आ गए। किसी को यकीन न हो रहा था कि वो शख्स जो कल तक एकता की बात कर रहा था आज धरती पर खामोश पड़ा है। ब्रिटिश सरकार ने फौरन जांच के लिए कमेटी बनाई। रिपोर्टों में लिखा गया कि यह हत्या पर्सनल इनमिटी का नतीजा था, लेकिन जांच कभी पूरी न हो पाई। कई गवाह गायब किए गए, फाइलें कभी जाहिर न की गईं। इतिहासकार खदीम हुसैन सुमरो लिखते हैं, हत्या राजनीतिक थी मगर उनका सच कभी बयान न हुआ। ब्रिटिश और मुस्लिम लीग दोनों को इस खामोशी से फायदा था। एक तरफ ब्रिटिश को एक असहयोगी प्रीमियर से छुटकारा मिला, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को अपनी टू नेशन थ्योरी के रास्ते से एक बड़ी आवाज हटी। उनकी मौत के बाद सिंध की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े। उनके जनाजे के साथ इस चलती भीड़ में किसी ने कहा, आज सिंध ने अपना ईमानदार दिल खो दिया। उनकी हत्या के कुछ महीनों बाद उनकी सरकार भंग कर दी गई। उनके घरेलू कागजात और पत्रों को जब्त किया गया। उनके कई करीबी सहयोगी डर के मारे चुप हो गए। ब्रिटिश फाइलों में उनका नाम धीरे धीरे गायब कर दिया गया। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो अल्लाह बख्श सुमरो का नाम किसी भी राष्ट्रीय पुस्तक में न था। भारत के लोग उन्हें भूल गए क्योंकि वो अब पाकिस्तान की धरती पर दफन थे, और पाकिस्तान में उनका नाम लिया न गया क्योंकि उन्होंने टू नेशन थ्योरी का विरोध किया था। दोनों तरफ से एक सच्चा देशभक्त को गायब कर दिया गया, लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह चुप न रहता। 1960 के दशक में सिंध के कुछ विद्वानों ने उनकी कहानी फिर से लिखी। खदीम हुसैन सुमरो ने उनकी जीवनी अपोस्टल ऑफ सेक्युलर हार्मोनी नाम से प्रकाशित की। जगत राम ब्राइट ने द गोल्डन ब्रेन ऑफ सिंध में उनकी राजनीति और दूरदर्शिता का विवरण दिया। 2019 में उनके वंशज महबूब अली सुमरो ने द पैट्रियट लाइफ एंड टाइम्स ऑफ शहीद अल्लाह बख्श सुमरो नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें ब्रिटिश फाइलों के साक्ष्य भी शामिल थे। इस पुस्तक से पता चला कि उनकी हत्या से पहले उनकी गतिविधियों पर ब्रिटिश नजर रखी जा रही थी। इतिहासकार सारा अंसारी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की पुस्तक मुस्लिम अगेंस्ट द मुस्लिम लीग में लिखा, अल्लाह बख्श सुमरो उस समय के उन कम नेताओं में से थे जिन्होंने मुसलमान पहचान को भारत की एकता के साथ जोड़ा, अलगाव से नहीं। पर उनकी मौत के बाद पाठ्य पुस्तकों में उनका नाम कहीं न था। वो इतिहास के फुटनोट बन गए, एक ऐसा फुटनोट जिसने एक पूरे देश को जोड़ने की कोशिश की थी। उनकी विरासत आज भी सिंध के कई शहरों में देखी जा सकती है। शिकारपुर में उनके नाम पर एक स्कूल और एक लाइब्रेरी है। हर साल 14 मई को कुछ लोग उनकी बरसी मनाते हैं, बिना राजनीति के, सिर्फ श्रद्धा से। पर राष्ट्र स्तर पर वो अब भी भूले हुए नाम है।